कौशल्या स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी व्याकरण के सामान्य प्रकरण पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें हमारा प्रकरण रहेगा व्याकरण, भाषा एवं लिपि। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्याकरण पर। व्याकरण शब्द विधन आकरण शब्दों से मिलकर बना है। यदि इस व्याकरण शब्द में हम संधि की बात करें तो इसमें दो संधि हैं। एक तो इसमें यण संधि है और दूसरी इसमें व्यंजन संधि है। यण संधि इसलिए है क्योंकि जब हम वी के ई और आ की जब संधि करते हैं तो ई और आ मिलकर य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ई और या मिलकर य बनेगा और यहाँ आ स्वर होने की वजह से इस य पर आ की मात्रा रहेगी, यानी आ का डंडा लग करके ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। और इस प्रकार न और अर्ध जो वह व्यंजन है या में मिल जाएगा तो ये रूप बन जाएगा इसका व्याकरण। लेकिन इसमें व्यंजन संधि होने की वजह से जो न है वह न ड़ में बदल जाता है। इस प्रकार न का ड़ में बदलने की वजह से इसमें व्यंजन संधि मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने व्याकरण शब्द की चर्चा की, कुछ इसकी व्याख्या की। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को सही प्रकार से पढ़ना, सही प्रकार से लिखना सिखाता है। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा का सही प्रकार से ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है वह शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। तो हम इसे लिखेंगे व्याकरण की परिभाषा। भाषा का सही प्रकार से ज्ञान कराने वाला शास्त्र अर्थात भाषा को सही प्रकार से पढ़ना व लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंतर्गत 3 अंगों की व्याख्या की जाती है।
अर्थात कह सकते हैं कि व्याकरण में 3 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला बिंदु है वर्ण विचार, दूसरा बिंदु है शब्द विचार और तीसरा बिंदु है वाक्य विचार। तो इन तीनों बिंदुओं को पढ़ने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं लिपि और भाषा पर। भाषा भाषा वह एक माध्यम होता है जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं ग्रहण करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो विचारों का आदान प्रदान करने वाला जो माध्यम वो भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार भाषा की परिभाषा होगी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होता है, वह माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। अब आप भाषा के प्रकारों की बात करें तो भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, लेकिन हम 3 रूपों की व्याख्या करते हैं, 3 रूपों का वर्णन करते हैं। जिसमें पहला रूप है मौखिक भाषा, दूसरा जो रूप है लिखित भाषा और तीसरा जो रूप है वो सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी हम बात करें मौखिक भाषा की, तो मौखिक भाषा हाँ तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का वह माध्यम होता है जिसमें हम अपने विचारों को किसी के सामने या जिससे हम विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं उसके मौखिक रूप से, यानी हम बोल करके विचारों को जब आदान प्रदान करते हैं, विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को जब हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो वो मौखिक रूप से यदि मुंह से बोल करके हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह माध्यम मौखिक भाषा कहलाती है। जबकि लिखित भाषा का हम बात करें तो लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम विचारों को लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान करें या फिर अपने विचारों को लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करें, दूसरे विचारों को भी लिखित रूप में हम ग्रहण करें, तो वह माध्यम लिखित भाषा कहलाती है। जब ये तीसरा जो रूप है वो है सांकेतिक भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से करते हैं
या चिन्हों के माध्यम से करते हैं तो वह चिन्ह व सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस प्रकार हमारी भाषा के 3 प्रकार हुए, 3 रूप हुए। उसमें पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा की परिभाषा देखेंगे हम। यानी विचारों को बोल करके प्रकट किया जाता है तो वह माध्यम मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा जो भेद है लिखित भाषा। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए या किया जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा जो रूप है इसका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जब विचारों को संकेतों के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। इस प्रकार ये हमारी भाषा हुई। मुख्य रूप से भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम विचारों को का आदान प्रदान करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखित माध्यम, मौखिक माध्यम और सांकेतिक माध्यम। मौखिक माध्यम में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है, लिखित माध्यम में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है और सांकेतिक माध्यम में विचारों को संकेतों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं
ध्वनि एवं लिपि की, ध्वनि एवं लिपि की। जब मौखिक भाषा में जिस आवाज या जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो इस भाषा के मौखिक रूप को चिन्ह ध्वनि कहते हैं। जब उसी भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, यानी लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे चिन्ह ही लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कमल, तो कमल लिखने के लिए हम कुछ मानक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे क। अब क को इस रूप में यानी इस प्रकार लिखा जाता है, म को इस प्रकार लिखा जाता है और ल इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार अपना एक शब्द है कमल। तो कमल के लिए जिन चिन्हों का या जिन मानक रूप का जो प्रयोग किया गया है, वह मानक रूप ही, वो मानक चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो यह क के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, म के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ल के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये चिन्ह है, ये लिपि कहलाती है। इस प्रकार हमारे हिंदी भाषा में जिस लिपि को अपनाया गया है, जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हिंदी भाषा की लिपि को जो नाम दिया गया है, वो लिपि है देवनागरी। तो इस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसी प्रकार संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा में लगभग इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करने के कारण संस्कृत भाषा की जो लिपि कहलाती है, वह लिपि भी देवनागरी लिपि कहलाती है। इसके अलावा एक मराठी भाषा है, मराठी भाषा में भी इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मराठी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भाषा है, जैसे उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा के मानक चिन्ह इस देवनागरी लिपि से कुछ अलग हैं। उसका जो लेखन जो कार्य किया जाता है वो हमेशा दाएं से बाएं की ओर किया जाता है, तो इसलिए उसकी लिपि अलग होने की वजह से उस लिपि का नाम है फारसी। उस उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी। जबकि पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन। तो इस प्रकार ये जो लिपि है, कुछ लिपियों के जो नाम निर्धारित कर रहे हैं, भाषाओं के साथ जो नाम निर्धारित कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी, मराठी
भाषा की लिपि है वो भी देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि वो फारसी, जो हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इत्यादि कुछ लिपियां हैं, लेकिन हमें जो याद रखने वाली जो बात है, याद रखने वाली जो लिपि है वो देवनागरी लिपि को ध्यान रखना है, क्योंकि हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि करना है, जो हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। कुछ जिसके कुछ मानक चिन्ह हैं, मानक जो अक्षर हैं, उनको का प्रयोग किया जाता है, उनका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसके साथ लिपि के साथ ध्वनि की बात करें तो लिपि तो हमेशा लिखित रूप होता है, जबकि जो ध्वनि होती है वो मौखिक रूप होता है। इस प्रकार हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि की तो ध्वनि वह होती है या भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा आज हम जिस प्रकरण पर, जिस विषय पर बात करना चाह रहे थे वो विषय था व्याकरण, लिपि और भाषा। तो भाषा पर हम बात की, भाषा वह माध्यम होता है जो जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके अलावा हमने जो बीच में छोड़ दिया था वो व्याकरण था। व्याकरण को का अध्ययन किया था। व्याकरण के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है, और वो बिंदु थे, नंबर 1 व्याकरण में जिन बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है वो बिंदु थे, नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, और नंबर 3 वाक्य विचार। तो व्याकरण के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, और लगभग इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हमारे जो सामान्य जो व्याकरण है, जो हमारे मानक जो व्याकरण है, सामान्य व्याकरण लगभग इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत पूर्ण मानी जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हम हमारे अध्ययन का जो पहला बिंदु है वो वर्ण विचार, और इसकी हम जो चर्चा करेंगे, बात करेंगे अगले वीडियोज में, अगली क्लासेज में। तो जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।